बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। मैं हूँ ख्वाजा मुश्तबा और आप देख रहे हैं ट्रुथ सीकर न्यूज। और आज हमारे साथ मौजूद है इकरार मीर साहब, एक्टिंग प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप। और ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये एनालिस्ट हैं, कालमकार भी हैं। और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे और ज्यादा इनको मौका देंगे। उसकी वजह ये कि आज ये फर्स्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में आए हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि हम इनसे ज्यादा सुने और अपनी बात हम कम करने की कोशिश करेंगे। और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो आज सेनेट इलेक्शन हुआ है उसके बारे में हम इनसे पूछते हैं, आपस में हम गुफ्तगू करेंगे। हम एज ए एनालिस्ट हम कोशिश करेंगे कि दोनों हम बातचीत और आपस में गुफ्तगू करें और ताकि कोई इसका देखें कि क्या आज के जो हालात हुए हैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से और उसके बाद जो पोलिंग बूथ में जो कैमरे वगैरह। बेसिकली हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो सेनेट इलेक्शन होगा और उसके बाद जो पोलिंग बूथ में जो कैमरे वो उसके सब टॉपिक्स हैं। और जो मुस्तरद शुदा जो वोटों का जो दूसरा मेन इशू है वो हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो बात है कि आज तक जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसमें धांधली तो जो जैसे ही इलेक्शन का नाम आता है तो दूसरी बात आपके जहन में जो आती है धांधली आती है। लेकिन जब से पाकिस्तान में एक इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हुआ है उस वक्त से लेके आज तक कभी भी हमने इस तरह की धांधली नहीं देखी। होती थी छोटी मोटी 1% 2%, लेकिन इस तरह की हम लोगों ने धांधली नहीं देखी। कैमरे के ऊपर वो लगा दिए जाए और इस तरह क्लियरली उस वोट्स को मुस्तरद किया जाए। और अगर इस अवान में अगर ये बात हो सकती है तो मैं नहीं समझता कि ये और कोई अवान या और कोई ऐसा फोरम इससे महफूज होगा। अगर इदारों को हमने इस हद तक का ला के तबाह करना है तो मुझे नहीं समझ आती कि कौन सा इदारा बचेगा। हम जानने की कोशिश करेंगे, मीर साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी मीर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ख्वाजा मुश्तबा साहब, आपके देखने सुनने वालों को और आपको मेरा प्यार भरा सलाम। ये जो आपने टॉपिक रखा है बेसिकली इसके ऊपर ये कहीं किसी दुनिया के किसी और मुल्क में होता, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ना होता तो हुकूमत के और जो है सीक्रेट हमारी जो एजेंसीज हैं, काफ़ी सारे लोग इस वक्त जो है ना वो फारिग हो चुके होते। क्योंकि शायद आपको याद हो कि जॉर्ज बुश का जब दौरा हुआ था यूके का, तो जॉर्ज बुश के कमरे तक एक यहाँ का सहाफ़ी जो है वो उसके कमरे तक रात को पहुँच गया था और वो उसने एक सिक्योरिटी ऑफिसर का रूप धारा था जो कि फेक था। लेकिन उसने ये बताने की कोशिश की थी कि देखिए सिक्योरिटी में लैप्सेस होते हैं और उसने पहुंच के वो लैप्स को एक्सपोज किया। और ये अब पाकिस्तान में जो हुआ है, सिक्योरिटी लैप्सेस आ जाते हैं, लेकिन ये तो ऐसा है ना कि एक तो होता है ना खुदा ना खास्ता कोई एक चीज बम फाड़ के आ जाए भाग है, ठीक है जी। ये तो बाकायदा उन्होंने सेटिंग की है, जिसने भी की है बड़ा ये नहीं कि इत्मीनान से काम हुआ है उसमें चले लेकिन उनसे। सर लगता नहीं है कि ज्यादा उजलत में काम कर दिया है? हालांकि ये इदारे ऐसा काम करते हैं कि पकड़ाई नहीं देते। ये तो बड़ी उजलत में लगता है काम किया जो इतनी जल्दी पकड़ा गया है। ये कैमरे के हवाले से मैं उसी पे वही अल्फाज कहने लगा था कि ये इन्होंने अधूरा काम किया है, मतलब पंजाबी में कहते हैं अधकराटा काम किया है इन्होंने। तो उसमें जो है ना वो एक्सपोज हो गया। अब इस वक्त जो इलेक्शन का रिजल्ट है ना, चाहे गलत है सही है, लोग इस वक्त उस चीज को देख रहे हैं, वो डिस्कशन हो रही है, वो चीज पीछे चली गई है। हालांकि वो बहुत बड़ा सिया दबा हो गया, कोई भी जीतता इरिस्पेक्टिव। वो पहले भी ये लोग कह रहे थे कि कोई भी जीतेगा, लेकिन ये जो दबा है इसको कैसे साफ करेंगे। क्या आप मुझे बताएं गवर्नमेंट ने कुछ किया है? उल्टा गवर्नमेंट ने ये किया कि बाहर आके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अपोजिशन पे के इल्जाम लगा रहे हैं, जी ये उन्होंने किया है। भाई उन्होंने किया है तो पकड़े आप, मतलब आपके पास सारे सोर्सेज है, सब कुछ है, ये क्या भोंडा मजाक है कि आप कह रहे हो उन्होंने किया। तो पहले तो मैं इसी उस पे रहूंगा, बाकी आगे वोट्स जो कैंसिल हुए नहीं हुए वो तो आपका आगे सवाल होगा। तो इस चीज को हमने बड़ा सीरियस हमें देखना पड़ेगा। देखिए पहले आप इसका एक चीज आपने देखी डस्का में,
ये बंदे गायब हो गए जनाब इलेक्शन करवाने वाले। आप ये कह रहे हैं ना कि ये पहली दफ़ा आपने देखी तो वो भी पहली दफ़ा थी। हर नई चीज़ हमारे लिए पहली दफ़ा आ रही है। हर नई चीज़ पिछली चीज़ का रिकॉर्ड तोड़ रही है। जो भी नई चीज़ आती है वो कहते हैं जी हमने ये पहली दफ़ा देखी है। डस्का वाले कोई हैरान था लोग कि भई धुंध आ गई है, फ़ोन नहीं चल रहे, ये क्या तरीक़ाकार है? जो गायब अलग-अलग हुए हैं, लेकिन वापस आए तो इकट्ठे आए हैं। तो मतलब लोग गायब हो रहे हैं, आप इलेक्शन किस तरह करवा रहे हैं, ये तो बिल्कुल फस्तायत है ना, इसको अमवियत भी नहीं कहते, ये तो फस्तायत हो रही है, फैशिज़्म है कि आपने हर हालत में देखें वहाँ पे 2 बेचारे कारकुन शहीद हुए, दोनों पार्टियों के। अब उनका क्या कसूर था? और ये जो जाके उनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं हुकूमत के, वो झूठ और गोएबल्स माफिया जो है ना, वो कहते हैं जी हाँ जी आप इलेक्शन अनाउंस करें, हम जीत गए, हम जीत गए। अभी आप ये क्या कहते हैं जी बाहर आके ओ जी पीडीएम खत्म होगी, दफना दिए जी पीडीएम को। अच्छा, तो इनसे पूछें जब गिलानी साहब ने इनको शिकस्त दी तो उस वक्त क्या हुआ इन्हें? उस वक्त गिलानी साहब ने जब शिकस्त दी तो उस वक्त ये कहने लगे जी कि ये जी वो हुआ पैसा चला, ठीक? और साथ में क्या कि हमारे वोट्स आए हुए हैं। अब दोनों कंट्राडिक्टरी चीज़ें हैं ना, पैसा भी चला है और वोट भी कैंसिल हुए हैं। झूठ कैसे बोल रहे हैं कि जी 7 वोटें हमारी कैंसिल हुई हैं, हालांकि 4-3 थी, 7 की 7 उनकी नहीं थी, 4 थी। तो कहने का मकसद ये है ना अभी डस्का का मसला हल हुआ है, अल्लाह का शुक्र है कि एक थोड़ी-सी ना उम्मीद की किरण इलेक्शन कमीशन से हमें जो है ना थोड़ा-सा पाकिस्तान की अवाम को एक नज़र आया कि एक इदारा थोड़ा-सा खड़ा हुआ है। वरना तो देखें आप कराची में मरियम बीबी के कमरे तक जनाब वो क्या रसाई हो जाती है, आईजी गायब हो जाता है। हमारे मुल्क में हो क्या रहा है ख्वाजा साहब? ये खाली इलेक्शन की हार जीत सब नहीं है। आप तो ये कह रहे हैं कि इदारा खड़ा हुआ है, मैं तो समझता हूँ आप इदारे की बात कर रहे हैं, मैं तो एक आदमी की बात कर रहा हूँ। बाकी तो उसी इदारे का ये आज आप हाल देख लें कि जिसने ये वो किए फैसले, उसमें हम बाद में चल के बात करेंगे। लेकिन मैं तो समझता हूँ कोई वो बंदा है, उसने थोड़ा सा उसको कोई सूर थे उस बंदे में, तो थोड़ा सा वो खड़ा हो गया इनके आगे। तो बाकी वो इदारे की भी बात नहीं लगती। नहीं ख्वाजा साहब, वो देखें इदारा मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि वो चेयरमैन के डिसीजन जो है ना वो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं उसको, कभी वो तो चेयरमैन पावर की है। वजह से देखे ना, आपको चेयरमैन के अलावा कोई सेक्रेटरी नजर आता है? पहले तो उत्कवर दिलशाद साहब भी हर जगह नजर आते थे। अभी चेयरमैन जो है ना असर्ट कर रहा है अपने इदारे को, अपनी चीजों को, और सेक्रेटरी का तो नाम भी नहीं किसी को पता, मुझे भी नहीं पता, यकीन करें। हालांकि सेक्रेटरी बैकबोन होता है, सेक्रेटरी हर जगह नजर आता है इलेक्शन कमीशन का, तो वो कोई किसी को भी नाम नहीं पता। जी मीर साहब, इन्होंने तो मीर साहब इतना वो किया कि इन्होंने तीनों स्टेज पे रिगिंग की, प्री पोल भी की, पहले फोन वगैरह करते रहे कि भी हम वफादारियां तब्दील करने का भी अपोजिशन इल्जाम लगाती रही, मुख्तलिफ अपोजिशन जमातें। और उसके बाद फिर खाने के जो जोराना काल गुज़िश्ता रोजा जोराना दिया गया, उसमें भी वो सुना यही है कि बात सामने आई है कि जी कुरान के ऊपर हल्फ वगैरह उनसे लेते रहे कि जी उन्होंने फिर माइंड भी किया पार्लियामेंटेरियन ने, जो कि मुनासिब बात है, माइंड करना भी चाहिए इस बात का। और फिर उसके बाद उन्होंने जो है पोलिंग के दौरान, पोलिंग से पहले जो पोलिंग डे पे जो रिगिंग की, वो कैमरे वगैरह लगाए, और उसके बाद पोलिंग के बाद भी, पोलिंग खत्म होने के बाद भी उन्होंने रिगिंग की। तो मतलब अजीब सी सूरत हाल है कि इतना मतलब इस टाइम वो इस तरफ हो गया कि इतना बड़ा क्यों उन्होंने ना का मसला बना लिया सेनेट के इलेक्शन में। इसमें क्या ऐसी खास बात है? सेनेट का इलेक्शन खाली नहीं है ख्वाजा साहब, बात यह है कि एक जो है ना काली घटा छाई हुई थी, एक गुप्त अंधेरा था, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो कुछ दिन पहले मैंने पिछले महीने मैंने ट्वीट किया, उसके ऊपर तस्वीर भी बनाई गूगल से लेके कि एक टांगा गिरा हुआ है और लोग उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने लिखा कि भाई टांगा गिरने वाला है, सवारियां अपनी अपनी बेल्ट बांध दें, ठीक है जी। अब लोगों ने यकीन करें, यहाँ से एक दो साफियों ने मुझे फ़ोन किया, अमेरिका से फ़ोन किया, पाकिस्तान से, उन्होंने कहा जी कि मीर साहब कौन सा टांगा? मैंने कहा ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम का कुछ तलपट होने वाला है, ये किसी और रुख पे जाने वाला है, और आप देखिएगा कि ये नज़र कुछ और आ रहा है और इसका रिजल्ट कुछ और होगा। और देख लें कि अब वहीं पे आ रही है चीज़। तो वो कह रहे थे नहीं जी अल्लाह करे किसी तरह ये हुकूमत जाए।
तो मैंने कहा कि देखिए ज़ियाउल हक का जब था एक भी बोलता था, कभी सोचा था किसी ने कि वो भी चला जाएगा? अल्लाह ताला ने किस तरह उसको ख़त्म किया। मुशर्रफ जो था, वो इतना मतलब कमांडो जी मैं ये हूँ, वो और फिर असेंबली को पार्लियामेंट को जो है ना वो बुरा-भला कहना, वो भी चला गया और वो डेमोक्रेटिकली चला गया। ज़रदारी साहब ने उसे पहले बीबी शहीद ने उसे बड़े तरीके से डाला के वर्दी उसकी उतरवाई और फिर जब कमज़ोर हो गया, फिर ज़रदारी साहब ने उसे इस्तीफ़ा भी दिलवाया। अब ये था कि हमें मैं तो पहले भी कह चुका यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो सेनेट का इलेक्शन था ना इस्लामाबाद की सीट से, मुझे उम्मीद नहीं थी जीतने की, टू बी ऑनेस्ट। मैंने कहा था नहीं जीत सकेंगे। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा था कि अच्छा मुकाबला कर लिया तो एक मतलब एक सेफ वो आपको मिल जाएगी कि भई आप चले स्पेस मिल जाएगा कि आप थोड़ा-सा मुकाबला आपने कर लिया, तो चले हालात अपोज़िशन इसी तरह नजर आ रहे थे। हम तो ये कह रहे थे कि अपनी वोटें भी रिटेन कर ली तो हमारी ये जीत है। जो जी हाँ। जो इस वक्त हालात चल रहे हैं कि अगर हमने अपनी वोटें भी रिटेन कर ली तो ये भी हमारी जीत है। या उस पे मुझे थोड़ा-सा बात करने दें क्योंकि मैंने मीडिया में बहुत देखा है, लोगों ने इस चीज़ को सही प्रेज़ेंट नहीं किया और उल्टा ये जो गोएबल्स माफ़िया है ना, वो झूठ बोल-बोल के हाँ जी, बिके हैं। जब सेनेट ने कहा जी सॉरी इलेक्शन कमिश्नर ने कहा लाएँ फिर वो बंदे किधर हैं जो बिके थे। ताकि पार्टी बनाए, गरीब पार्टी है, दोनों का पता चले रिश्वत लेने तो वहाँ पे भाग गया। अब एक बंदे का ऐसे ही बयान दे दिया। कहने का मकसद ये है वो वोटें क्यों मिली यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को? ये क्वेश्चन तो है ना? और इसका बड़ा ओपन सीक्रेट एक चीज़ है, वो ये थी कि इनके एमपीएस, इनके एमएनएस वो टीवी के ऊपर बोलना शुरू हो गए, इनके खिलाफ। उसमें किसी की कोई वो नहीं थी, इनकी बैड गवर्नेंस की वजह से। उन्होंने कहा जी ये गलत है, वो गलत है, फिर उनकी तंज़ीमें बलूचिस्तान की तंज़ीम बोलना शुरू होगी, लियाकत जतोई साबिक वज़ीर आला वो बोलना शुरू हो गया। इमरान साहब ने खुद कहा जी कि 50 से 70 करोड़ का रेट है उधर बलूचिस्तान में और वही कादर था, वही रेट दे रहा था। तो वो इनके अपने ही लोग मड स्लिंगिंग इन पे कर रहे थे और रिज़ेंटमेंट आ रही थी, पब्लिक की रिज़ेंटमेंट अलहदा थी और ये जाके रिफ्लेक्ट हुई यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के उसमें और लोगों ने फिर ज़ाहिर है सीक्रेट वोटिंग थी तो उसमें सीक्रेट बैलेट में उन्होंने अपना ये रिएक्शन देना था, जो दिया उन्होंने। तो ये था उसमें पैसा चलने की क्या एक ऑलरेडी बंदा इनसे तंग हो, उसने आगे इलेक्शन लड़ना हो, पार्टी भी हो सकता है वो चेंज करे। तो उसने तो फिर कोई आपको अपनी लॉयल्टी दिखानी है ना, और फिर इनके साथ गुस्सा भी उतारना है। तो वो लोगों ने किया और इन्होंने जी पैसा, पैसा, पैसा। अगर ये बात होती तो फिर आज जो आज वाला इलेक्शन हुआ है, आज भी तो खरीद सकती थी अपोज़िशन। आज क्या हुआ है? और आज वाले पे बाद में मैं आऊँगा। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ ना मुझे वो इलेक्शन जीतने की उम्मीद थी और ना ये इलेक्शन जीतने की। क्यों? उस इलेक्शन में ये था कि उनकी अक्सरियत ज़्यादा थी। इस इलेक्शन में महकमा ज़राअत सामने खड़ा हुआ था। महकमा ज़राअत ने पहले थोड़ा-सा हाथ उठाया, तो वो जो है ना अक्सरियत इनकी अक़लियत में बदली। अब महकमा ज़राअत ने कहा नहीं दिस इज़ टू मच। अब तो बिल्कुल गवर्नमेंट को बिल्कुल ऐसे आखिरी धक्का देने वाली बात थी आज अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ऑफ़िशियली जीत जाते हैं वैसे जीते हुए हैं, वो वोटें ज़ाया नहीं है, उसपे मैं बताऊँगा वो कैसे ज़ाया नहीं है। लेकिन आज उन्हें पता था कि अब तो खत्म है ना, काम ही खत्म है। और वो शिबली फ़रास 2 चीज़ें आप देख लें। एक उसकी स्टेटमेंट देख लें कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। दूसरा आज जैसे ही वो रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा था, तो आप देखें शिबली फ़रास किस तरह बच्चों की तरह जंप मार रहा था। वो उधर उसकी जो रिएक्शन था ना, जुबिलेशन थी, उससे अंदाज़ा लगा लें कि वो व्हाट ही वाज़ एक्सपेक्टिंग। अगर वो कंफर्टेबल होते, तो उनका ये रिएक्शन ना आता। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अमीर साहब। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। जो आपने महकमा ज़राअत की बात की, मैं आपकी बात को थोड़ा लेके आगे चलूँगा कि देखिए मीर साहब पीपल्स पार्टी एक आप कह लें कि इतना सख्त स्टांस नहीं था पीपल्स पार्टी का। हालाँकि पीपल्स पार्टी आमरों से लड़ती रही है, सारा कुछ करती रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी की इस सारा लड़ने-झगड़ने के बाद भी पीपल्स पार्टी का ये स्टांस भी था कि हम लड़ते-झगड़ते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन हम सिस्टम को चलते हैं और अगर हमने कुछ चेंजिंग भी करनी है तो थ्रू जो है प्रॉपर वे थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में रह के रोडों पे आके नहीं। पीपल्स पार्टी का ये बयानिया था, बेसिकली नून का ये बयानिया था कि नहीं, तो मौलाना फजलुर रहमान का भी ये बयानिया था कि नहीं हम लोग रोडों पे निकलते हैं। पीपल्स पार्टी ने उनको कन्विंस किया और काफी हद तक पीपल्स पार्टी ने कन्विंस करके उनको गवर्नमेंट को डेंट भी डाला। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस वजह से
पीपल्स पार्टी का जो इस टाइम महकमा ज़राअत ने ये किया कि बिल्कुल जब आप दूसरी जमातों को पॉलिटिकल स्पेस नहीं देते, जब उनको आप वोट देते हैं, बिल्कुल उनको दीवार के साथ लगा देते हैं, तो फिर वो खुद ये इकदाम करने में, तो मुझे लगता है कि आने वाले दौर में पीपल्स पार्टी भी ये काम करने में, हालांकि वो नहीं चाहती होगी कि हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई निकालें या बाहर रोडों पे निकलें या कुछ वो करें या पार्लियामेंट के अलावा हमको बात करें, लेकिन मजबूरन मुझे लगता है ये करनी पड़ेगी। ये देखें ख्वाजा साहब, इसी तरफ मैं आता हूँ, आपके जवाब देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं ये अर्ज कर दूँ कि जब हम सियासत में ना डू एंड डाई का मसला नहीं बनाते, जब डू एंड डाई का मसला बना लेना तो फिर बंदा बड़ा डेस्परेट होता है। मसलन आज अगर हमने डू एंड डाई बना लिया होता तो नहीं जी हम हार गए तो बस हमारी वो सियासत खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह मैं बताऊं कि क्यों नहीं हुआ, कि पीडीएम ने पहले ही अपना लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया था 26 को। अगर उन्होंने इसी को डू एंड डाई बनाया होता तो वो लॉन्ग मार्च की बात ना करते, वो आगे वाले प्लान्स ना करते, क्योंकि देखें सियासत में जो खास तौर पे रिएक्शनरी पॉलिटिक्स होती है, जिसमें एहतजाज होते हैं, उसमें बड़े सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, बड़ी सारी एहतजाज के बड़े सारे तरीके हैं। जिस तरह म्यांमार में वो हम उस औरत को लाइक नहीं करते, उसने मुसलमानों को कत्लेआम किया है, लेकिन उनके लिए वो डेमोक्रेटिक थी वो, और वो अपनी उसी डेमोक्रेसी को जैसी भी थी उसके लिए वो उठ खड़े हुए हैं। वहाँ पे सिविल नाफरमानी हो चुकी है और मेरे ख्याल में 57 के करीब लोग जो है ना कल तक जो थे वो मारे गए। वो लोगों जो वहाँ की आर्मी थी ना, उन्होंने जब उन्हें अंदर बिल्कुल बंद करके ब्लैकआउट किया, अब वो किस तरह एहतजाज करते, उन्होंने क्या किया कि घरों में रह के बर्तन जो है ना वो खटखटाना शुरू कर दिए। ये भी एहतजाज का तरीका था। तो एहतजाज के बड़े तरीके हैं, आपने एहतजाज करना है, समटाइम आप मुंह के ऊपर वो कुछ मतलब टेप लगा के आ जाते हैं, कुछ ताले लगा देते हैं जी, जंजीरें बांध लेते हैं, अब एक चीज सिंबॉलिक भी करते हैं। अब आपका अगला जो सवाल था, क्या आपने दूसरी बात की थी? मैंने ये दूसरी बात की थी कि जो मुझे याद आ गया जी इस पे, हाँ, वो ये था कि ये जब मियां नवाज शरीफ साहब ने 2 जर्नलों के नाम लिए थे, कल तो उन्होंने तीसरे जर्नल का भी नाम ले लिया ना, जब मरियम बीबी को थ्रेट हुई तो कल तीसरे जर्नल का भी, कोई मलक इरफान है, उनका भी नाम ले दिया। तो मियां नवाज शरीफ साहब एक थे कि जो ब्लंटली वो बात कर रहे थे। अब जाहिर है नेशनल टीवी पे उन्हें दिखा नहीं सकते थे, गुजरांवाला की तकरीर के बाद उनका जो है ना वो बैन हो गए वो, लेकिन लोग उन्हें यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आगे पीछे वो सारे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे देख रहे हैं। अब वो चीज़ जब आगे बढ़ी तो जाहिर है बहुत ठीक ठाक लिफ्ट हुई हमारी इस्टेब्लिशमेंट, और ख़ास तौर पे वो 1-2 जो जर्नल थे। अब जब बात आगे बढ़ी तो अब एक कॉमन मैन की हैसियत से मैंने कहा कि अब ये सिर्फ एक मौका रह गया है, अगर अब भी इस्टेब्लिशमेंट ने होश के नाखून न लिए तो ख़ास तौर पे नून लीग के जलसे में स्टेज से नारे लगेंगे, नाम लेके किसी जर्नल का आगे से मुर्दाबाद की आवाज़ आएगी, और जिस दिन ये हो गया उस दिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी पाक फौज का जो है ना मोराल बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, और दुनिया में भी ये जानने के काबिल नहीं रहेंगे। फिर किसी जगह जाएंगे तो वो कहेंगे जी आपके खिलाफ तो नारे लग रहे हैं, फिर वैल्यू नहीं रहती, फिर एक्सपोज आप हो जाते हैं। पहले हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे जर्नल इस तरह एक्सपोज नहीं थे, अभी ये इस लेवल पे आ गए हैं कि लीडर्स खुल के नाम ले रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब भी लेते हैं, और कभी कभी वो निक्के दाबा, हर तरीके से वो नाम लेते हैं, तरीकों से नाम लेते हैं। आप देखें ख्वाजा साहब, पीपल्स पार्टी ये धरने के हक में नहीं थी, अब काफी हद तक धरने के हक में आ चुकी है। लॉन्ग मार्च तो कह रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने हमारा इनको कन्विंस किया पीपल्स पार्टी को कि नहीं ये इस पे आ रहे, पहले पीपल्स पार्टी ने किया। यही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये पॉलिटिकल स्पेस देते तो शायद गवर्नमेंट की भी इसमें ज्यादा अच्छा है, उनके लिए अपने लिए बेहतरी थी अगर ये थोड़ी बहुत पॉलिटिकल स्पेस अगर वो देते। अब मैं आगे चलूंगा मीर साहब, हम बात करेंगे इसके टॉपिक को, थोड़ा लास्ट क्वेश्चन पूछ के मैं वाइंड अप करूंगा। आप मुझे बताएं कि चले ये तो कैमरे वाला हो गया, सारा कुछ पता चल गया, इस पे आप इन्होंने सीसीटीवी की भी वो डिमांड भी कर दी, सेनेटर्स की कमेटी भी बन रही है,
और उसके अलावा एक और बात भी थी इस टॉपिक के हवाले से कि जो एक सिक्योरिटी एहलकार था जिसको रात को तैनाती की गई, बगैर अखबार में इश्तिहार दिए गए, एक दिन पहले उसको तैनात किया गया और उसमें फिर अपना हक अदा किया। तो वो तो सारी डिमांड्स हैं। आप क्या समझते हैं कि इसके अलावा भी कोई ऐसी बात है कि जो करनी चाहिए इनको, कि भाई किस तरीके से इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि इसको इस मसले को हल होना चाहिए। ये ऐसे नहीं है कि जी जिस तरह कोई बंदा लापता हो जाता है, अगवा हो जाता है और शाम को उसका वो जो सॉफ्टवेयर अपडेट करके भेज देते हैं। ये मतलब वो कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, या आप क्या समझते हैं इसके अलावा किस तरीके से इसकी तहकीकात हो? देखें जी, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये सार्जेंट एट आर्म्स का था, इसको रूल नंबर 12 है, उसके तहत विदाउट पब्लिसाइज या अनाउंस किए बगैर ये जो ना जी जी जी। इसको अपॉइंट किया गया। तो ज़ाहिर है वो फिर जब इस तरह की बातें होंगी। आज का इलेक्शंस देखें, जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि हम हार जाएंगे, बावजूद इसके कि हमारी मेजॉरिटी थी, बावजूद थिन मेजॉरिटी थी लेकिन थी। उसकी वजह ये थी कि इसहाक डार साहब इधर थे, जमात इस्लामी वोट नहीं डाल रही थी, तो एक नून का सेनेटर जो था वो बिल्कुल वोट नहीं डालनी थी। उसके घर 2 सेनेटर भी गए। हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में उसका नाम लेते रह गए परसों के प्रोग्राम में, और कल के आर्टिकल में भी उन्होंने और खुल के वो वाकया लिख दिया कि 2 सेनेटर उनके घर गए, उसी सेनेटर के घर नून लीग का है और है खैबर पख्तूनख्वा से। तो वो उसको कहा जी कि आप फोन नहीं उठा रहे हैं, क्या बात है, क़यादत आपको फोन कर रही है, सिर्फ आपने अयाज सादिक साहब का फोन उठाया। तो खैर उसने अपने ग्रीवियंसेस बताया और फिर उसने कहा नहीं जी मैं संजरानी साहब से बाहर नहीं जा सकता हूँ, ये है तो हुआ है। उन्होंने कहा जी आप नवाज शरीफ साहब को वोट दे के आए, संजरानी साहब का नहीं। एनीवे वो कन्विंस नहीं कर सके। अब एक तो वोट वो चला गया आपका, इसीलिए वो संजरानी साहब को 48 मिले, उनको जेन्युइन मिले वोट, और जो पीडीएम का कैंडिडेट था इन्हें भी जेन्युइन मिले वोट, इसमें कोई गलती नहीं थी। सिर्फ मसला क्या था कि अल्लाह का भला करे, वो जो नाम का और बॉक्स का वो थी, वो बड़ी एक टेक्निकल गेम हुई है, उस पर भी आप मुझे मौका देंगे कि मैं उस पर भी बताऊंगा। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि उसको आपने सवाल तो ये किया ना कि इसको हल कैसे करें, लेकिन पहले तो ये देखें ना, मेलफ आईडी प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो इंग्लिश में शुरू कर रहा है बात, और पहली दफा ये बना है उर्दू में। ये जो बैलेट पेपर है यूजुअली इंग्लिश में बनता है, तो कह रहा है जी उर्दू में, तो किसी ने उधर से उठ के कहा जी फिर उर्दू में ही बताएं। अब फिर जब उसने उर्दू शुरू की और इंग्लिश में भी वही कह रहा है, उर्दू में भी वो कह रहा है कि इस तरह आपको बैलेट पेपर मिलेगा और इधर नाम लिखा होगा आगे, इस तरह उसने बाकायदा इस तरह करके स्क्वायर करके इशारे से कहा जी बॉक्स लिखना होगा, उस बॉक्स के अंदर आपने स्टैंप लगानी है। अच्छा, ये जब वो कह रहा था ना, मेरे जहन में आया इसने बैलेट पेपर देखा हुआ है, उस वक्त तो हमें भी नहीं पता था। तो जब जैसे ही वो एक बैलेट पेपर, जैसे इन्होंने एंड पे वो जो डबल वाला शो हुआ, तो वो उसकी पिक्चर जो है ना मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने शेयर की, तो वहां से पता चला वहां तो बॉक्स ही नहीं बना हुआ। तो वहां से फिर मेरे जहन में ये भी बात आई कि वो बैलेट पेपर देखे बगैर उसने ये बात की, और जब वो बात ये कर रहा है तो इट मीन्स कि वो कंफ्यूज कर रहा है जो चीजें उसके ऊपर हिदायत जो पास ही पड़ी होती है, जहाँ पे वोट डालते हैं वहां पे एक एहतियातन रिफ्रेश करने के लिए हिदायत लिखी होती हैं, तो उसका कंट्राडिक्ट था, उसके ऊपर कुछ और लिखा हुआ है। फिर ये अपना फारूक नायक साहब जब अंदर गए सेक्रेटरी के पास सुबह, उससे भी हिदायत ले रहे हैं, उसके भी बिल्कुल कंट्राडिक्टरी उसने वो चीज पेश की मुजफ्फर शाह साहब ने, और उसी को उन्होंने फिर यूज किया मक्कारी से, यहाँ पे मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा मक्कारी से, कि वो एंड पे जाके उन्होंने कैंसिल कर दी। अच्छा, जब कैंसिल कर दी, अनाउंस कर दिया ये जी रिजेक्टेड है, उसके बाद उन्होंने दिया मौका दोनों को, पोलिंग एजेंट्स को। अब मौका आप दे रहे हैं, पहले अनाउंस कर रहे हैं, बाद में उस मौके का तो कोई फायदा नहीं। फारूक नायक साहब ने कहा जी कि अब आपका माइंड बना हुआ है, और गोयबल्स माफिया का जो ओपनर है फवाद चौधरी, वो भी टीवी पे बैठ के झूठ बोल रहा था, देखें जी उन्होंने रूलिंग सुनने के बाद दी है, नहीं, उन्होंने पहले दे दी थी। ये आप दोबारा टीवी देख लें, फारूक नायक उसके बोलने से पहले उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी, उन्होंने कहा जी आप ऑलरेडी रिजेक्टेड, ये उनकी वर्डिंग थी। तो जब आप इस लेवल पे
वोटें तो यूसुफ रजा गिलानी साहब की गिने ना, 51 होनी चाहिए थी, ठीक है। एक मैंने कहा नहीं कि वो कर गया उधर और चला गया, तो 50 रह गई थी। 50 में से एक जो है ना आपकी मेगल पार्टी की थी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, उनकी एक वोट आनी थी इनकी, क्योंकि उनके एमपीए को इन्होंने उनके सेनेटर को इन्होंने इनके एमपीएस ने वोट दिया था। तो गिलानी साहब को एक्चुअल वोट मिली है, सिंजरानी साहब को भी ठीक वोट मिली है। ड्रामा कहाँ हुआ है कि वो जो बॉक्स बना हुआ है, और जो बॉक्स के अलावा भाई अगर आप ये कहें ना साथ में क्लियर, फैयाज साहब हमारे वैसे फारूक नाइक साहब से भी थोड़ी सी गलती हुई है, ये अंदर उनसे पूछ सकते थे, एक तो उनसे पूछते, और एक जिस वक्त वो ये मुजफ्फर शाह शुरू में कह रहा था, फौरन खड़े होके उसकी तस्दीक करते कि नहीं व्हाट यू आर सेइंग, ये आखिरी पॉइंट बड़ा अहम है। तो वो क्या उसको कहते कि ये तुम कंट्राडिक्टरी कर रहे हो, या तो तुम बताओ, सेक्रेटरी से भी पूछते फारूक नाइक साहब कि जी अगर नाम के ऊपर स्टैंप लग गई तो क्या होगा। किसी ने नहीं पूछा, इस बात को किसी ने नहीं क्लियर किया कि नाम के ऊपर लग गई तो कैंसर होगी। वो इसलिए नहीं पूछा कि ये अंडरस्टूड है, जब बॉक्स के अंदर लगा रहे हैं, नाम बॉक्स के अंदर है, तो ये अंडरस्टूड है। अच्छा, नहीं, इसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो सुनने में बात आई है, शायद आपको बेहतर आपको पता हो, लेकिन जो मेरे सुनने में बात आई है कि जो सेक्रेटरी था ना सेनेट का, उसने दिन को ये ब्रीफिंग दी है कि जी आप इस दिन में लगा सकते हैं वोट। उन्होंने उधर से किसी सेनेटर ने ये पूछा है कि जी हम नाम के ऊपर भी लगा सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ आप नाम के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन आपकी वोट डब्बे से बाहर नहीं जानी। उसने क्लियरली बताया। तो फारूक एच नाइक साहब ने उसको कोर्ट भी किया है, फारूक एच नाइक साहब ने तकरीर में भी उसको कोर्ट किया कि सामने सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ लें कि इन्होंने नहीं कहा ये जवाब दे दे तो मैं इधर से विड्रॉ कर लूंगा अपनी। ये फारूक एच नाइक साहब ने ये बात कही है। ये फारूक एच नाइक साहब ने जो आखिर पे बात की ना, उस वक्त पानी पुलों से गुजर चुका था, यही बात वो पहले वो करते। जैसे मुजफ्फर शाह कह रहा था ना कि बॉक्स में बॉक्स तो बने ही नहीं, अलग चीज, उस वक्त इनको पॉइंट पे उठना चाहिए था। ये मैं कह रहा हूँ। देखिए वो जो सेक्रेटरी है ना, सेक्रेटरी की बातें आप दोबारा, मैंने तो 20 दफा वो देखा है, उसके ऊपर हमारे 4 बंदे चढ़े हुए थे, और हमारे 4 बंदे आपस में ज्यादा बात कर रहे थे बजाय उसको सुने। हमारे 4 बंदे आपस में ही खुद ही हाँ जी इधर लगा ले, इधर लगा, भाई उसको सुने ना। लेकिन बात मीर साहब बात ये है कि मैं तो समझता हूँ कि देखें गिलानी तो इलेक्शन लड़ना, ये मतलब कोई इलेक्शन तो देखें सबको पता है कि गिलानी की वोटें ज्यादा पड़ी, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि बेसिकली सेनेट का इलेक्शन मीर साहब होता क्यों है, क्यों जरूरी क्यों था सेनेट का इलेक्शन? इसलिए जरूरी था कि जी ये जो कानून साजी कर सकें और ये करें, वो तो ये कर नहीं सकेंगे। उसकी वजह यह है कि जो कानून साजी होनी है वो तो शो ऑफ हैंड से होनी है सारा कुछ, और उस हिसाब से अगर खुफिया भी हो तो वो भी उसमें भी पलड़ा बाजी है गिलानी साहब का। तो कानून साजी तो उन्होंने वैसे भी कर नहीं सकनी, और आगे इन्होंने तो वैसे भी अपोजिशन जमातों ने इनके ऊपर एतमाद का भी फैसला कर लिया है। तो मैं नहीं समझता कि, बल्कि मैं किसी का ट्वीट पढ़ा था, पता नहीं वो किसका है, मुझे नाम याद नहीं, उन्होंने कहा जल्द या देर से मतलब गिलानी साहब को फतह मुबारक हो, चाहे जल्द हो, वो मरियम बीबी ने किया था जी, शायद उन्हीं का हो। तो वो कहने का मकसद ये है कि ये मेरे हिसाब से ये जीत पीडीएम की है, ये जीत ऑपोजिशन की हुई है। उसकी वजह यह कि उन्होंने साबित कर दिया कि हमारी पलड़ा भारी है, हमारे नंबर ज्यादा हैं, आप कानून साजी हमारे बगैर नहीं कर सकते। बेसिकली सेनेट का मकसद ही यही था कि जी हम कोई कानून साजी कर सकें या ये करें, तो वो वैसे उनसे नहीं होगा। आप इसको ये अधूरा रह जाएगा अगर वो पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। अभी मैं कुछ मीडिया पे देख रहा था कि जी डिप्टी चेयरमैन का हुआ जी, तो देखें जी वो वोटें बिक गई हैं, पहली वाली जानबूझ के गलत लगाई थी, वहां पे क्यों नहीं गलत लगाई? भाई अकल के अंधो, वो पहले वाली में अगर कोई गलत उन्होंने फाइंड आउट किया है तो उन्होंने तो फिर अगली वाली में एहतियात करनी है ना। ये नहीं है कि डिप्टी चेयरमैन का पहले इलेक्शन हुआ हो और उसको क्लियर होती हो सारी वोटें और बाद में गलत हो तो फिर आप कहें कि मैलाफाइडी है। वो तो पहले वाले में गलती जो उन्होंने पकड़ी तो अगले में उन्होंने नहीं करनी थी। और दूसरी बात ये है, ये जो मिर्जा अफरीदी साहब हैं, इनको टिकट, ये फैसल जावेद ने लाइव कहा था प्रोग्राम में, इनको टिकट हमने इसलिए दिया जी कि इन्होंने कहा था कि मैं 5-6 वोटें अपने असर रसूख से लाऊंगा, और वो बंदा लाया है।
क्योंकि उनकी 47 थी जी। तो अच्छा देखें मीर उन्हें साहब, हम 54। थोड़ा सा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं। आप क्या समझते हैं कि भाई चलें, हमारा थोड़ा सा उससे हट जाएगा, लेकिन हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। जी अब मुझे ये बताएं कि मेरी राय में जो हमारा डिप्टी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार था, हम इससे ज्यादा अच्छा, मतलब पीडीएम, हमसे मुराद ये कि मतलब पीडीएम ओपोजिशन, ये इससे मेरा ख्याल है कि बेहतर कर सकते थे। आप क्या समझते हैं, आपकी जाती राय में इससे बेहतर हो सकता था, या कैंडिडेट्स देखिए के बारे में, इवन के देखिए मैं गिलानी साहब के भी हवाले में आप समझते हैं कि गिलानी साहब से बेटर को कैंडिडेट था? नहीं, मैं गिलानी ओपोजिशन साहब से का। गिलानी साहब से बेहतर इसलिए नहीं था कि गिलानी साहब की अपनी जो स्टैंडिंग थी ना, अपनी उनकी एक पर्सनैलिटी थी, और फिर साउथ पंजाब और फिर जीडीए में रिश्तेदारियां, ये बड़ी मैटर करती थी। गिलानी साहब को ये बड़ा एज था। और ये जो आप कह रहे हैं ना गफूर हैदरी साहब का, इनका कॉम्बिनेशन बड़ा ठीक बना था। उसकी वजह मैं बताता हूँ। आप ये देखें कि गिलानी साहब जीत गए हैं। गिलानी साहब किस सूबे से आएंगे? पंजाब से। तो ऑटोमेटिकली हमें फिर जो है ना खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान से हमें कोई बंदा रखना पड़ता था। जब बलूचिस्तान को देखते हैं तो एक एक्सपीरियंस जो ऑलरेडी रह चुके हैं डिप्टी चेयरमैन, तो हमने उनको रखा, और उनकी भी अपनी बड़ी इस तरह की है हेलो हाय। लेकिन बात यह है कि उनको वोट कब क्यों एक अननोन बंदा आया। अब उसकी भी तो कुछ एटीएम मशीन होगी ना, उसका कौन सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है इतना? वो नून में था, अभी इसमें उसको तो याद ही नहीं है जी नून भी ज्वाइन उसने की थी। हालांकि देखा जाए तो अभी तक कागजों में नून है, वो कहता है जी मैंने कभी ये किया ही नहीं है। तो अच्छा लेकिन अब जी गफूर जी हैदरी साहब का खत है कि सियासी, और वो जी उस बंदे का नाम ही नहीं किसी के मुंह पे चढ़ता अभी। जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि गफूर हैदरी साहब का तो कद कार्टून से छोटा था, बेशक वो उनका कद कार्टून से बड़ा था, लेकिन मैं ये अपनी मेरी जाती राय ये है कि हम गफूर हैदरी से ज्यादा बेहतर प्ले कर सकते थे। उसकी वजह यह है कि अब गवर्नमेंट ने एक पता खेला कि जी उधर जाके जो वो थे, उनका नाम मेरे से जहन से भूल गए, वो जो सुखे से इनके मिनिस्टर हैं, उनके सजरादी साहब के साथ गए थे, जो क्या नाम है मेरा, वो परवेज खटक। सीएम परवेज खटक साहब जी। वो उधर गए हैं, तो उनके रंग एक वो शोशा छोड़ा, और उसके बाद फिर हमने उनको वो देख लिया। मैं समझता था कि वो उन्होंने एक पत्ता खेला है, और उसके ट्रैप में हम लोग आ गए। अगर ये इसकी जगह हमको बेहतर और अगर वो करते नहीं तो शायद तो बेहतर हो नहीं जाता। देखें, वो सेक्रेटरी जनरल है मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के, वो इतने कच्चे बंदे नहीं थे कि वो बिफर जाते इस बात पे। उनको ना भी आप रखते, कोई और भी रखते, इसीलिए आपने बात की हुई थी कि शायद एमक्यूएम आपके साथ आए, शायद आपने स्पेस रखी हुई थी, इसीलिए फौरन पीडीएम ने ये ऐलान नहीं किया था। आप ये सोचें, तो एमक्यूएम विकेट के चारों तरफ खेल रही थी। पहली तो बात आप ये सोच लें, ये सियासी जमातों का इलेक्शन नहीं था। ये बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए बात। ये महकमा ज़राअत का निकेद अबा का इलेक्शन था, और वर्सेस डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी, सीधी बात है। और देखें, एक इदारे को चांस मिला ना, उसने अपना दाग धोना शुरू किया इलेक्शन कमीशन ने। डस्का का हुआ, उसने इब्तिदा की, आगे फिर पिटीशन हुई, फिर आगे बात किया, फिर ये जो प्राइम मिनिस्टर ने ये इसके इलेक्शन के पीके किया, एनए की इलेक्शन पे किया, गिलानी साहब के खिलाफ एतराजात हुए, वो इदारा स्टैंड ले गया, तो अब थोड़ा सा एतमाद बहाल कर रहा है। हमारा जो महकमा ज़राअत है, वो उसने थोड़ा सा हाथ ढीला छोड़ा। सब ने कहना शुरू कर दिया जी कि न्यूट्रल है। मैं नहीं मान रहा था, एक कारकुन की हैसियत से मैंने कहा जी मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि न्यूट्रल है। चले, अगर वो वहां पे न्यूट्रल थे, गिलानी साहब कल तक कह रहे थे, वो फिर भी पर्दा रख रहे थे डिप्लोमेटिकली कि जी अभी तक वो ये कह रहे थे, अभी तक न्यूट्रल है, अभी तक से बात मुराल भी, अपने लोगों का मुराल भी बूस्ट करना होता है कि भाई जी हाँ, उनको इतना मतलब। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वो अब वो जो था ना महकमा ज़राअत ने, वो अपना नाम डिबो दिया, ये आपको मैं बता दूं। आप किसी आप जर्नल का नाम लें या ना ले, ये मैटर नहीं करता। अब सियाह धब्बा लग चुका है, बड़ा ठीक ठाक किस्म का। लेकिन लेकिन ये सब बात ये कि ये सारा कुछ तो चले हो गया, अभी इन्होंने कर दिया, जो ये हार गया। अब आगे क्या चॉइसेस हैं पीडीएम के पास इस कानूनी हवाले से?
कि ये क्या कर सकते हैं। एक तो उन्होंने ये फैसला किया कि जी इन्होंने जी तरीके अदम एतमाद का भी इन्होंने कहा, एक ये ऑप्शन भी है इनके पास, ये भी वो भी ठीक कर रहे हैं कि हम सेनेट में दोबारा संजरानी के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लेके आएंगे। और कानूनी तौर पे भी मतलब आप वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी सीनियर तज्जियाकार हैं आपका, मतलब वो पढ़ पढ़ के भी वो हो जाता है और लिख के भी आप करते हैं। तो ये क्या आप समझते हैं कि क्या इनके पास कानूनी ऑप्शंस क्या हों? देखें, जो आज जो हुआ है ना, ये जी सिंबॉलिक अब बात रहे उनको विक्ट्री मिल गई है, ठीक है जी। वो सिंबॉलिक हमारे पास भी आ सकती है, लेकिन एक्चुअल जो पोजीशन आपने पहले भी बता दी है कि कानून साजी पीटीआई कर नहीं सकेगी, लंगड़ी लूली वो हुकूमत रहेगी, वो खत्म है उस पे, ठीक। अब आप आ जाए कानूनी जंग। कानूनी जंग कुछ जो है माहिरीन कानूनी, वो कह रहे हैं जी कि असेंबली की जो होती है ना प्रोसीडिंग्स, वो कहीं चैलेंज नहीं हो सकती। अच्छा, ये बेसिकली प्रिजाइडिंग ऑफिसर की प्रोसीडिंग चैलेंज हो रही है, असेंबली की प्रोसीडिंग नहीं है नहीं हो ये कोई लॉ मेकिंग नहीं है, ठीक है। ये ये इंतखाब चैलेंज हो रहा है, बेसिकली ये इंतखाब चैलेंज हो रहा है। और ये वाला इंतखाब इलेक्शन कमीशन के भी जुमरे में नहीं आता, ये तो उन्होंने अपना एक बंदा चुनना था। उस तरह अगर होना होता तो गिलानी साहब नायल ना होते, वो प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल। अच्छा, अब जब ये इसकी 2004 की मिसालें लोग दे रहे हैं, आप खुलेआम दे रहे हैं, और उसका केस रेफरेंस नंबर भी बता रहे हैं, तो उसमें ये है कि ये जीत सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट से रेमेडी मिले, आगे जजों का पैनल कौन सा बैठा हुआ है, ठीक। ये भी बड़ा डिपेंड करता है, ये कोई इजी नहीं है, क्योंकि एक सिस्टम चल चुका है और एक ओथ टेकिंग हो चुकी है। उस ओथ टेकिंग के अंडर उसने डिप्टी चेयरमैन की भी ओथ टेकिंग कर ली है, और एक सिस्टम चल पड़ता है। तो वो कोर्ट भी जरा सोचता है कि यार ये अगर वो सही सोचे तो गिलानी साहब की विन है मेरे कागजों में, मुझे बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, चाहे हमारा आज बन जाता चेयरमैन या संजरानी साहब, ये जो थिन मेजॉरिटी है ना एक दूसरे की, ये किसी वक्त भी कोई चैलेंज कर सकता है। अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाते हैं तो कल को वो भी ला सकते हैं। अब ये सेनेट की जो चेयरमैन की सीट है ना, बहुत ही थिन मेजॉरिटी पे आ चुकी है इसकी। अब लेकिन देखें ना, जहां पे आप 14 आपके बंदे खड़े होके 64 वो जमा कराते हैं तहरीक, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है एक्चुअल और वो 14 गायब हो जाते हैं, तो क्या ये तीन का फर्क नहीं पड़ना था जो 3 या 2 रह गए थे? तो ये एक्सपेक्टेड था कि ये गेम हो जानी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वोटिंग मैं तो कहता हूँ सही हुई है। ड्रामा वो ये हुआ, उसने ये निकाला। लेकिन आपका फिर पॉइंट है कि अगर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते हैं तो फिर कल को हमारे खिलाफ भी ये हो जाएगा। अभी मेरे ख्याल में इस पे वक्त नहीं जाया करना चाहिए। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या नहीं करना, चेयरमैन की सीट सिंबॉलिक है, इतनी उसकी अहमियत है। कायम काम सदर बन जाएगा या वो चेयर करेगा, इतनी अहमियत है। पीडीएम ने बताना था उनको कि भाई हम हमारे ये नंबर है, और ये गवर्नमेंट को भी पता चल गया कि इनके क्या नंबर्स हैं, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं। आखिर में मीर साहब, मैं एक इस टॉपिक से हटके थोड़ी सी मतलब इसके साथ जुड़ा हुआ भी है, एक ट्वीट की बात करूंगा, फिर हम क्लोज अप करेंगे इस प्रोग्राम को, कि ये जो तलाल चौधरी ने एक ट्वीट किया है, इसके हवाले से हम थोड़ी सी बात करें। आपकी नजर से गुजरा होगा कि ऐसी बात आप क्या समझते हैं कि ऐसी बात करनी चाहिए इस माहौल में, और एक जो इस टाइम इत्तेहाद का माहौल है उसको खराब करना, और फिर आप क्या समझते हैं कि उन्होंने इस तरह की लीडरशिप को मना करना चाहिए कि ऐसी बात जो है इस तरह की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है वो उनको नहीं करनी चाहिए? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि बिलावल साहब भी और गिलानी साहब भी कह रहे थे, लफ्ज उनके देखें कि अभी तक, और वो साथ में ये भी कह रहे थे कि उनको होना चाहिए। तलाल चौधरी साहब को बजाय इसके कि बिलावल साहब को ट्वीट करते, वो अगर करना ही था ना, अव्वल तो करना नहीं चाहिए था। अगर वो करना था तो वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को कर देते, क्योंकि कल जिस वक्त
वो एक अपना सेनेटर जो हाफिज साहब थे JUI के, उनको उनके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो यूसुफ रजा गिलानी साहब किसी और जगह थे, तो उनको तो जो खबरें मिली उसके हिसाब से तो उन्होंने वो बात कहनी थी, उन्होंने कहा जी अभी तक तो न्यूट्रल है। अब दूसरी बात ये भी होती है, ये सब उनको पता भी हो कि न्यूट्रल नहीं है, और वो अगर ये कह देंगे न्यूट्रल नहीं है तो इसका मतलब ये कि वो पहले ही इलेक्शन हार गए। उन्होंने अपने लोगों का मोराल भी तो बूस्ट करना है कि नहीं यार ठीक है हमारे साथ भी है, ये थोड़ा मोराल भी अपने लोगों का बूस्ट करना होता है। और तो ये आपकी बात सेकंड करता हूँ मैं, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की खाकान अब्बासी साहब ने, उस पे तबसरा किया शिबली फराज साहब ने, उसने कहा जी मैं देख रहा था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये तो मुझे लगता था ये अभी रो पड़ेंगे। वही बात हुई ना, ये उन्होंने कहा जी कि ये फोने आने शुरू हो गई, ये रिकॉर्ड के साथ अब ले आए हैं, और इन्होंने एक डेमी जो किया था, ये मिशन किया था इनके खिलाफ, ऑपरेशन इनके खिलाफ, स्टिंग ऑपरेशन, ये गिलानी साहब के बेटे के खिलाफ, उसको कितना उन्होंने चढ़ाया और उसमें से निकला कुछ नहीं, और अपना इतना बड़ा कारनामा करके वो जो भी है फोन कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये इन्हें करना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि चेयरमैन साहब को इस बंदे को लिफ्ट नहीं करानी चाहिए। चेयरमैन साहब को करना चाहिए। साफी तो पूछते हैं ना जी, ठीक है जी वो किया तो मुझे नहीं पता, मैं लीडरशिप से बात करूंगा। लीडरशिप हम यूनाइटेड है, तो हम वो साफी भी कर देते हैं, ये वो ऐसी अहमियत देने वाली बात वो करने दें। इकबाल साहब को अपनी वो क्या कहते हैं तंजीम साजी करता रहेगा, नीचे किसी बंदे को दे देना चाहिए था। बिल्कुल इग्नोर जी, वो बाकी तंजीम साजी करता रहे अपनी, फिर हॉस्पिटल भी वो जाके तंजीम साजी मुकम्मल होती उसकी। चले मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप पहले जो प्रोग्राम में आए आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया, और अपने दोस्तों का, अपने गिरद वक्त के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, थैंक यू ख्वाजा आपका।